जय हिंद साथियों। आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ और आज कुछ लीगल टॉपिक पे मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ। और आज मेरे हाथ में है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ज्ञान एक सामान्य व्यक्ति को, लॉ स्टूडेंट को और विधि व्यवसायी सबको समान रूप से होना बहुत आवश्यक है। तो आज की वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की आउटलाइन है, गहराई में न जाके, डीप में न जाके, एक आउटलाइन के बारे में ये वीडियो बनाते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है और इस अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इस अधिनियम की उद्देशिका के बारे में बता दें कि इस अधिनियम की उद्देशिका ये कहती है कि निष्पक्ष विचारण के लिए, अधिनियम की उद्देशिका कहती है कि निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों और सिद्धांतों को समेकित करने तथा उनका उपबंध करने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया है। तो ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की उद्देशिका है जो अधिनियम की शुरुआत में दी गई है। और इसके बाद अपन आते हैं, इस अधिनियम में कुल 170 धाराएं हैं, कुल 4 भागों में विभाजित है और कुल 12 अध्यायों में इस अधिनियम को बांटा गया है। इस अधिनियम की उद्देशिका के पश्चात हम आते हैं कि इस अधिनियम ये अधिनियम 1 जुलाई 2024 से लागू है। इसने 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम को निश्चित कर दिया है, जिसके बारे में प्रावधान धारा 170 में किया गया है। तो हम थोड़ा इस अधिनियम को देखते हैं। इस अधिनियम के अंत में एक अनुसूची दी गई है जो 2 पार्टों में विभाजित है, जिसमें पार्ट ए पक्षकारों द्वारा भरा जाना है और पार्ट बी विशेषज्ञों द्वारा भरा जाना है। तो उस पर हम लास्ट में आएंगे, लेकिन उसके पहले ये बताते हैं कि इस अधिनियम में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो आउटलाइन से शुरू करते हैं। अधिनियम की धारा 1 में, जो धारा 1 है, उसमें बताया गया है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या होगा, ये अधिनियम कब से लागू है और किस पर लागू है, और यह अधिनियम कब से प्रारंभ होता है। तो संक्षिप्त नाम में अपन चर्चा कर चुके हैं, बता चुके हैं कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है। यह अधिनियम किस पर लागू होता है, तो यह बताया गया है धारा 1 के खंड 2 में, जो यह बताता है कि यह अधिनियम किसी भी न्यायालय में या उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्रवाइयों को लागू होता है, जिसके अंतर्गत सेना का न्यायालय भी सम्मिलित है। किंतु यह अधिनियम किसके समक्ष लागू नहीं किया गया है, तो ये बताया गया है कि शपथ पत्र को लागू नहीं होता है और किसी मध्यस्थ के समक्ष जो कार्रवाइयाँ होती हैं उस पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है। इसके पश्चात धारा 2 है। धारा 2 परिभाषाओं से संबंधित है। धारा 2 में 2 खंड है, जिसमें पहला खंड परिभाषाओं को बताता है, जिसमें कुल 12 चीज़ों को परिभाषित किया गया है, जिसमें न्यायालय, निश्चायक सबूत, ना साबित, दस्तावेज, साक्ष्य, तथ्य, विवादक तथ्य, उपधारणा कर सकेगा, साबित नहीं हुआ, साबित, सुसंगत तथ्य और अंत में है उपधारणा करेगा। तो ये 12 तथ्यों को धारा 2 में परिभाषित किया गया है। इसके बाद आता है जो कि ये जो भागों में बांटा गया है, तो वो पहले भाग में है अध्याय भी 1 है। जो भाग 2 है वो अध्याय 2 से शुरू होता है, जो तथ्यों की सुसंगति यानी रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट से संबंधित है, जो धारा 3 से शुरू होता है और 3 से लेकर धारा 50 तक जाता है। धारा 3 में विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों के साक्ष्य के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से भाग 3 अध्याय 3 से शुरू होता है और भाग 3 के अध्याय 3 में कुल 3 धाराएं हैं, जो धारा 51, 52 और 53 हैं। धारा 51 में ये बताया गया है कि न्यायालय के समक्ष किन तथ्यों का साबित करना आवश्यक नहीं है, यानी जिन तथ्यों का न्यायालय जुडिशियल नोटिस देगा उन तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। ये धारा 51 और 52 में बताया गया है। इसके पश्चात हम आते हैं अध्याय 4 में, जो कि भाग 3 का ही पार्ट है। अध्याय 4
जिसमें ये बताया गया है कि मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों को कैसे साबित किया जाता है, और धारा 55 में ये बताया गया है कि मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होगा। अध्याय 5 है दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में, अध्याय 4 मौखिक साक्ष्य के संबंध में है, और अध्याय 5 दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में है। दस्तावेजी साक्ष्य में एक महत्वपूर्ण चीज़ है, धारा 57 में प्राथमिक साक्ष्य के बारे में बताया गया है, प्राथमिक साक्ष्य क्या होता है, और इसके बाद धारा 58 में सेकेंडरी एविडेंस द्वितीयक साक्ष्य के बारे में बताया गया है। इसके पश्चात हम आते हैं अध्याय 6 में, जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में प्रावधान करता है। इसके बाद आता है भाग 4। भाग 4 है साक्ष्य का प्रस्तुत किया जाना और उसका प्रभाव, जो अध्याय 7 से शुरू होता है, जिसमें धारा 104 है जो सबूत के भार के विषय में प्रावधान करता है। इसके पश्चात अध्याय 8 है जो विबंध से संबंधित है, जो धारा 121 में विबंध को परिभाषित किया गया है। अध्याय 8 में धारा 121, 22 और 23 है। इसके पश्चात अध्याय 9 है जो साक्ष्यों के विषय में प्रावधान करता है। धारा 9 बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें धारा 124 से शुरू होता है। ये बताता है कि कौन साक्ष्य दे सकेगा, और उसके संबंध में ये बताया गया है धारा 126 में कि पति और पत्नी भी सक्षम साक्षी होते हैं। 127 में न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट भी सक्षम साक्षी होते हैं। तो ये इस तरह का प्रावधान अध्याय 9 में किया गया है। इसके पश्चात हम आते हैं अध्याय 10 में। अध्याय 10 साक्ष्यों की परीक्षा के विषय में प्रावधान करता है, और इसी अध्याय में धारा 142 में साक्ष्यों की परीक्षा के संबंध में बताया गया है कि साक्ष्यों की परीक्षा क्या होती है, और ये बताया गया है कि परीक्षा कुल 3 तरह की होती है, जिसमें मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा को सम्मिलित किया गया है। धारा 142 साक्ष्यों की परीक्षाओं के विषय में है। 143 परीक्षाओं का क्रम बताया गया है। इसके पश्चात हम अंत की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 11। अध्याय 11 में साक्ष्य के अनुचित स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए नया विचार नहीं होगा, इस तरह का प्रावधान है। और अंत में अध्याय 12 है जो निरसन और व्यावृत्ति के संबंध में है, जिसके संबंध में हम पूर्व में ही चर्चा कर चुके हैं कि धारा 170 है। अध्याय 12 में सिर्फ एक धारा है, धारा 170, जिसके द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को निरस्त कर दिया गया है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रभावी है। इसी का दूसरा खंड ये कहता है कि उस अधिनियम के निरस्त होने पर भी उस अधिनियम के अंतर्गत जो भी जांच, अन्वेषण या अन्य कार्रवाइयाँ लंबित हैं, वो उसी अध्याय के अधीन इस तरह से की जाएंगी मानो वो अधिनियम अभी निरस्त नहीं किया गया है। तो ये एक संक्षिप्त आउटलाइन थी जो हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में की है, और चूँकि वीडियो और लंबा हो जाएगा तो अच्छा नहीं है, इसलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।